जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांड की चर्चा होती है तो तंदूर कांड का नाम जरूर लिया जाता है। इस मामले को दुनिया नैना सैनी मर्डर केस के नाम से भी जानती है। हालांकि इस केस की प्रसिद्धि की वजह हत्या से अधिक हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का तरीका था। यह सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। हत्या की वजह भी उतनी ही अजीब थी। तो आखिरकार तंदूर हत्याकांड या फिर क्या है नैना सहनी हत्याकांड की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने तंदूर कांड के बारे में कुछ सुना है तो भी हमारा दावा है कि आप आज भी इस हत्याकांड से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित होंगे। हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पुलिस जांच के दृष्टिकोण से भी यह मामला ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत में पहली बार एक हत्या के केस की जांच में कई नई चीजें अपनाई गई थीं। क्या थीं वे चीजें, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं ताकि आप पूरी तरह से इसमें खो सकें और हर पहलू को विस्तार से समझ सकें। 2 जुलाई 1955 की रात लगभग 11 बजे थे। दिल्ली पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंज और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के एक प्रमुख इलाके जनपथ पर गश्ती पर निकले हुए थे। जब ये लोग गश्ती कर रहे थे तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो जोर जोर से आग आग चिल्ला रही थी। यह महिला इस इलाके में सब्जी बेचने का काम करती थी। महिला की आवाज सुनकर दिल्ली पुलिस के दोनों जवान उसकी तरफ भागे। उन्होंने देखा कि इलाके के एक प्रसिद्ध होटल अशोक यात्री निवास से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। अब्दुल नजीर ने तुरंत आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और अपने साथी के साथ भागते हुए होटल अशोक यात्री निवास के करीब आ गए। करीब जाकर पता चला कि यह आग की लपटें होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट से आ रही थीं। जैसे ही ये पुलिस वाले रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट पर होटल का मैनेजर केशव कुमार मौजूद था। पूछे जाने पर केशव ने बताया कि रेस्टोरेंट में बहुत सारे पुराने पोस्टर और बैनर पड़े हुए थे जिन्हें जलाया जा रहा है। पुलिस वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर केशव कुमार उन्हें किसी तरह बाहर ही रोक देता है। अब पुलिस वालों को संदेह होने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए दोनों पुलिस वाले वहां से तो हट जाते हैं, मगर कांस्टेबल अब्दुल रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां से एक दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर आने के बाद वह देखता है कि रेस्टोरेंट के किचन वाले हिस्से में मौजूद तंदूर में 2 लोग मिलकर कुछ जला रहे थे। जब आग के बारे में गेट पर केशव कुमार से पूछा गया था तो उसने बताया था कि पुराने पोस्टर और बैनर जलाए जा रहे हैं, मगर जब कांस्टेबल अंदर जाकर पूछता है तो दोनों बताते हैं कि दरअसल हम बकरा भून रहे हैं। कांस्टेबल को इस बात पर भी भरोसा नहीं होता है और वह तंदूर के आसपास चीजों को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक इंसानी हाथ पैर पर पड़ती है। कांस्टेबल समझ जाता है कि ये लोग किसी इंसान को जला रहे हैं। वह वहां से हाथ देखने के बावजूद अनजान बनकर निकल जाता है। अंदर से निकलकर कांस्टेबल तुरंत पुलिस टीम को मौके पर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है और अचानक धावा बोलकर अंदर मौजूद शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है। उस समय तंदूर के पास 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक शख्स किसी तरह पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर पुलिस केशव कुमार नाम के शख्स को पकड़ लेती है। जल्दी से जल रही तंदूर की आग को भी बुझाया जाता है और वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तंदूर के ऊपर एक इंसान की लाश रखी हुई थी जो काफी हद तक जल चुकी थी। उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन हो चुका था, हालांकि उसका धड़ अभी तक नहीं जला था। इससे अंदाजा हो रहा था कि यह लाश किसी महिला की है। अब पुलिस वाले तुरंत गिरफ्तार किए गए केशव कुमार से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो एक हिला देने वाला खुलासा होता है। केशव कुमार बताता है कि वह रेस्टोरेंट का मैनेजर है, जबकि तंदूर पर जिसकी लाश पड़ी हुई है वह इस रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहनी है। जब पुलिस मौके से फरार हुए दूसरे शख्स के बारे में पूछती है तो केशव बताता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा के बारे में जब छानबीन की जाती है
तो पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ एक प्रमुख चेहरा है। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और इस घटना के समय वह दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। नैना सहनी भी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस सुशील शर्मा की खोज में लग जाती है। उधर यह खबर मीडिया के माध्यम से पहले दिल्ली और फिर पूरे देश में फैल जाती है कि एक महिला की हत्या की गई है और उसके शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया है। हर कोई गुस्से में था और तेजी से इस केस के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। पुलिस भी हर हालत में सुशील को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन सुशील पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। सुशील को फरार हुए 1 हफ्ते से अधिक हो चुका था और पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों से उड़ती उड़ती खबरें चलने लगीं कि पुलिस अब सुशील शर्मा का एनकाउंटर करने का मन बना रही है। इसके बाद अचानक 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि एनकाउंटर की तैयारी की अफवाह के बाद सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। सुशील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू होती है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। सुशील शर्मा के बयान के अनुसार वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट था, जबकि नैना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। इसके अलावा नैना ने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। एक समय पर सुशील और नैना सहनी दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई और दोनों काफी करीब आ गए, इतने करीब कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। खुलासे के मुताबिक नैना सहनी रिश्ते में आने के बाद राजनीति से काफी हद तक दूर हो गई और बतौर कमर्शियल पायलट अपने करियर को बनाने की कोशिश में लग गई। दूसरी ओर सुशील शर्मा राजनीति में आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद दोनों मंदिर मार्ग के एक अपार्टमेंट में पति पत्नी की तरह रहने लगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, जबकि कुछ दावा करते हैं कि सुशील और नैना ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया था। दावों के अनुसार नैना हमेशा जिद करती थी कि शादी को सार्वजनिक किया जाए, जबकि सुशील इसे छुपाने की कोशिश में रहता था। इस मुद्दे पर इन दोनों के बीच लड़ाइयां भी होने लगीं और समय के साथ ये लड़ाइयां बढ़ती चली गईं। इन लड़ाइयों का असर यह हुआ कि नैना सहनी का मोह सुशील से भंग होने लगा और वह अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता मतलूब करीम के करीब आने लगी। नैना मतलूब की मदद से सुशील के रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर विदेश जाकर पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लग गई। लेकिन यह बात सुशील शर्मा को पसंद नहीं आई। सुशील को शक होने लगा कि नैना का अफेयर मतलूब करीम के साथ शुरू हो गया है। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच लड़ाइयां आम होने लगीं। इन लड़ाइयों के बीच नैना और सुशील की जिंदगी चल रही थी, लेकिन 2 जुलाई 1995 की रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। रात में सुशील शर्मा अपने काम से छुटकारा पाकर अपने फ्लैट पर वापस आता है। वहां नैना के हाथ में एक व्हिस्की का गिलास था और वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही नैना व्हिस्की का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन सुशील उसे लेने से मना कर देता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। इस पर नैना बताती है कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य से बात कर रही है। इतना कहने के बाद नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में चली जाती है। नैना के कमरे में जाते ही सुशील फोन के पास आता है और तुरंत नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजते ही एक व्यक्ति फोन उठाता है और हेलो कहता है। सामने वाले के हेलो कहते ही सुशील फोन रख देता है। दरअसल सुशील को पहले से ही शक था कि नैना अब मतलूब करीम के साथ अधिक समय बिता रही है। इसलिए नैना को फोन पर बात करते हुए देखकर सुशील को शक होता है कि वह शायद मतलूब करीम से ही बात कर रही है। इसलिए जैसे ही नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में जाती है, सुशील तुरंत नंबर डायल करता है। रिंग होने पर दूसरी तरफ से जो हेलो की आवाज आई वह किसी और की नहीं बल्कि मतलूब करीम की थी। इस मुद्दे को लेकर नैना सहनी और सुशील शर्मा के बीच तीखी झगड़ालू बहस होती है और दोनों एक दूसरे पर काफी चिल्लाते हैं।
आमतौर पर कहा जाता है कि इसी बहस के दौरान सुशील शर्मा ने नैना सहनी को गोली मार दी थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में इस झगड़े के बाद सुशील शर्मा उठकर बालकनी में चला जाता है। सुशील शर्मा के बयान के अनुसार झगड़े के थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर नैना सहनी सुशील से कहती हैं कि वह आत्महत्या करने जा रही है। इसके बाद नैना कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी लिखती है। थोड़ी देर बाद बालकनी में खड़े सुशील को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह दौड़कर कैमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि नैना के हाथ में उसकी लाइसेंसी बंदूक है। गोली चल चुकी थी, लेकिन नैना को गोली नहीं लगी थी और वह सही सलामत खड़ी थी। सुशील शर्मा को देखते ही नैना कहती हैं कि वह अपनी जिंदगी समाप्त कर लेगी। सुशील नैना को समझाने की कोशिश करता है और उसके हाथ से बंदूक ले लेता है। अगर यहीं बात खत्म हो जाती तो मामला यहीं समाप्त हो सकता था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही ठान रखा था। झगड़ा खत्म होने की बजाय एक बार फिर से सुशील शर्मा और नैना सहनी के बीच बहस शुरू हो जाती है। इस बार बात इतनी बढ़ जाती है कि अचानक सुशील शर्मा नैना की तरफ बंदूक तानकर गोली चला देता है। पहली गोली नैना को छकाते हुए पीछे की दीवार पर लगे ऐसी से जा टकराती है। जब नैना कुछ समझ पाती कि सुशील दूसरी गोली चला देता है, जो सीधे नैना के गर्दन में जाकर लगती है। अभी सुशील के बंदूक से तीसरी गोली निकलती है, जो सीधे नैना के सिर में लगती है। 2 गोलियां लगते ही नैना वहीं पर गिर जाती है और पूरा कमरा खून से भर जाता है। सुशील को कुछ समय तक तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आने पर वह अकेले रोने लगता है। एक ओर उसे अपने की पर पछतावा था, तो दूसरी ओर लाश को ठिकाने लगाने की चिंता थी। हत्याकांड को अंजाम देने के कुछ समय बाद सुशील शर्मा अपने फ्लैट से बाहर निकलकर देखता है कि कहीं किसी ने गोली की आवाज तो नहीं सुनी। बाहर जाकर स्थिति का जायजा लेने के बाद वह नीचे मार्केट में जाता है और वहां से एक बड़ी पॉलीथीन बैग खरीद लाता है। अगले कई महीनों तक इसकी सुनवाई होती रहती है। 2001 में इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जब एक के बाद एक कई वकील सुशील शर्मा का केस लड़ने से मना कर देते हैं और कुछ समय तक सुशील बिना किसी वकील के रहता है। इस केस में जल्दी फैसला देने के लिए डे टू डे सुनवाई शुरू होती है और पूरी सुनवाई के बाद आखिरकार 3 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को नैना सहनी की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इसके साथ साथ मामले में केशव कुमार को भी दोषी करार दिया जाता है, जबकि बाकी 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि केशव कुमार को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है। अगस्त 2006 से दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की डे टू डे सुनवाई शुरू होती है। लगातार सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट भी सुशील शर्मा को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखता है। जब हाई कोर्ट से भी सुशील शर्मा को कोई राहत नहीं मिलती तो वह 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। फाइनली 2007 में सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इस सजा के बाद सुशील शर्मा अपनी आगे की जिंदगी तिहाड़ जेल में बिताता है, जबकि नैना की हत्या में सहयोग देने वाला केशव कुमार 7 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पत्नी की हत्या की सजा काटने के दौरान जेल में सुशील शर्मा पुजारी के तौर पर काम करता था। सुशील शर्मा तिहाड़ जेल का एकमात्र कैदी था जिसे 20 सालों में एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं मिली थी। मतलब वह एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आया था। हालांकि 21 साल जेल में बिताने के बाद 2015 में उसे पहली बार कुछ दिनों की पैरोल दी जाती है। जब सुशील शर्मा जेल में 23 साल की सजा काट लेता है तो अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर 2018 में रिहा कर दिया जाता है। अब सुशील शर्मा जेल से आजाद होकर अपनी जिंदगी बिता रहा है। इस केस में कई चीजें पहली बार भारत में देखने को मिली, जैसे कि पहली बार मर्डर केस में आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया गया। पुलिस ने पहली बार मर्डर केस में रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल की। इस केस में शुरू में यह कहा गया था कि नैना सहनी के शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया था,
लेकिन जांच में साफ हुआ कि शव को टुकड़ों में नहीं काटा गया था। फिर भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुशील ने जो तरीका अपनाया था वह अपने आप में रूह कपाने वाला था। इस केस के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और क्राइम की दुनिया से जुड़ी और दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी